सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखाओं और सखियों को नेहा आगरकर देसाई और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो नेहा? बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन देखिए सर्दी शुरू हो गई है और हमारे कई श्रोता लोग जो बाहर रहते हैं, मुंबई से बाहर, जी वहाँ ठंड जो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ठंड है, कहर बरपा रही है। तो हमारी सुनने वाली सखियां और सखाओं को हम कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान हो जाएं। बिल्कुल, जब भी बाहर निकले, कई बार ऐसा होता है हम बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है इतनी ठंड नहीं है, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। हमारी त्वचा को हो सकता है ना महसूस हो, लेकिन जब कान में ठंडी हवा जाती है तो वो कानों के लिए और साथ ही हमारे पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल होती है, नुकसान हो जाता है और हम कई बार जो है बीमार भी हो जाते हैं। थोड़ी सी जो लापरवाही करते हैं और हम बीमार भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस सर्दी का मजा लें, धूप का सेवन करें। अगर धूप आपके शहर में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। धूप का सेवन करें, समय निकालकर अच्छा खाएं, है ना, और गरिष्ठ भोजन भी करें थोड़ा, लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। स्वेटर पहनने की जरूरत है तो जरूर पहने, शॉल ओढ़ना है तो ओढ़ें, और अगर किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी ओढ़े, कहीं फैशन के चक्कर में यही समस्या हो जाती है महिलाओं के साथ कि अगर हमने जो सुंदर कपड़े पहने हैं वो दिखने भी चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है, और उस फैशन के चक्कर में हम बीमार हो जाती हैं। जब घर लौट के आती है ना तो पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है अब हमारा साथ नहीं देगा। तो क्यों ना ऐसी सखियों को मैं एक अपनी टिप दूं। दो ना। अब क्या है कि जब ठंड के दिन होते हैं तो वैसे भी हमने क्या पहना है, अगर हम ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो क्यों ना जो फैशनेबल स्वेटर, शॉल, ये भी आजकल बहुत तरह तरह के आने लगे हैं, तो अंदर से कुछ भी पहन लीजिए जो आपका मन करे और ऊपर से एक बढ़िया सा सुंदर दिखने वाला शॉल या स्वेटर को पहन ले, ताकि आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल हो जाए और फैशन भी हो जाए। और देखिए ना, अगर हम बात करें उन बर्फीले इलाकों की या ठंडे शहरों की जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ तो 12 मासी लगभग लोग जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। तो शादी विवाह या कोई भी फंक्शन तो वहाँ पर भी होता है, और वो लोग जो है उस गर्म कपड़ों से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो वैसे फैंसी लंबे कोट हैं, है ना, लंबी टोपियां हैं, इस तरह के कुछ फैंसी आइटम ले लेते हैं, ताकि वो किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो गर्म कपड़ों का सेवन करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका फैशन भी पूरा हो जाता है और वहाँ पर वो लापरवाही भी नहीं बरत सकते। बिल्कुल सही वही हमें भी आजमाना है। स्वेटर का खरीदारी करने आप जाएं या कोई भी गर्म कपड़े खरीदने जाएं तो थोड़ा सा अपने साड़ी, अपने दूसरे कपड़ों से जो हम पहनते हैं उससे मैच खाता हुआ फैशनेबल ले लें, लेकिन लापरवाही नहीं करें। बिल्कुल। और क्यों ना अब हम अपने श्रोताओं को आज के विषय बता दें। हाँ, बिल्कुल बताने ही होंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे सभी सखियों और सखाओं को हमसे ज्यादा याद है आज हमारे विषय क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने विचार फेसबुक पेज पर लिखने शुरू भी कर दिए जी, है ना। लेकिन अगर कोई श्रोता हो जो अभी हमसे जुड़े हो, जो हमसे फेसबुक पर नहीं भी जुड़ा है, उन्हें भी हम बताना चाहेंगे कि आज के हमारे क्या विषय हैं। जी, तो हमारे आज के जो विषय है हमारा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण। आज के समय में जो बहुत जरूरी हो गया है, आज के, या कह लीजिए ये बात हमेशा ही जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें। तो आज बात करेंगे हम इसी विषय पर। इसी के साथ हम आज भारतीय विरासत स्थल में कहाँ चलने वाले हैं? अरे वाह, आज तो हम सांची का स्तूप उसे देखेंगे और उसके बारे में बातें साझा करेंगे। जी, और गीत मंजरी में हम आज जिस शब्द को लेकर आपको गीत सुनवाएंगे वो है साथ। अरे वाह, तो आप देंगे ना हमारा साथ? बहुत, बिल्कुल, हमारे श्रोता हमेशा हमारे साथ हैं और ये शब्द बहुत ही प्यारा है, उतना ही इसका जो भाव है वो भी उतना ही खूबसूरत और है। ये हर रिश्ते में अलग एक अर्थ देता है। यानी साथ सिर्फ घर वालों का नहीं होता, साथ सिर्फ सहपाठियों का नहीं होता, ये पालतू पशुओं का भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और देखिए ना, समय भी हमारा साथ देता है, तभी तो हम यहाँ तक बढ़ाते हैं ना। बिल्कुल, सबसे बड़ा समय का साथ। और इसी के साथ फिर हम बात करेंगे होठों की देखभाल पर। बिल्कुल, चूंकि ठंड के दिन है, अभी हमने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही से भी परेशानी हमें झेलनी पड़ सकती है। तो इसी तरह हम होठों की देखभाल को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल।
तो नेहा, चलिए तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं। आज के जो हमारे विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और हमारे श्रोताओं ने तो अपने खूबसूरत विचार हमें लिखने भी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण की। हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में हमें सबसे ज्यादा मददगार होती है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण हमें अपने जीवन में दिशा और लक्ष्य प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य निर्धारित किया, कहाँ तक पहुंचे, क्या जो लक्ष्य निर्धारित किया था वहां तक पहुंची हो या उसे पा लिया है या करीब हो, क्या है कुछ बताओ? अगर मैं अपने एक लक्ष्य की बात करूं, यूं तो आए दिन हमारे पास कुछ न कुछ नया होता है करने के लिए और नए लक्ष्य हमारे तय होते हैं। हाँ। तो अभी जिन लक्ष्यों को मैं पाना चाहती हूं वो स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि एक हमारा जैसे खान पान बदल जाते हैं, आदतें बदल जाती हैं। तो अभी फिलहाल जो मेरा लक्ष्य है वो है खान पान की आदतों में सुधार करना। हाँ। और एक लक्ष्य जो मैंने कुछ हद तक पा लिया है वो था, शायद आज से 7 साल पहले मैंने कभी सोचा था कि मुझे 7 साल या शायद 10 साल उस बात को हो गए होंगे और मैंने सोचा था कि मुझे आरजे बनना है और आज मैं आपके साथ में यहाँ पे हूँ। इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम पा सकते हैं। उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। जी, और आप ये तो समझ ही गई होंगी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत और मशक्कत करनी हुई होगी। जी बिल्कुल, वो तो है। तो वही हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि वो जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि नए साल में हमने बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, है ना? पता नहीं अब इन 7 तारीख तक आते आते वो लक्ष्य चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, एक कोने में सो गए हैं। क्या हुआ है ये तो हमारे श्रोता बताएंगे कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आते आते उनके लक्ष्य दौड़ रहे हैं या धीमे हो गए कोने में पड़े हैं? वही, हमें ये जो लक्ष्य होते हैं ना मंदाकिनी जी, ये हमें अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्रेरणा भी देते हैं। हाँ। व्यक्तिगत लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लघुकालिक लक्ष्य। हाँ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर हुआ। अल्पावधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य, जैसे कभी हम सोचते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। हाँ, छोटे छोटे हमारे छोटे लक्ष्य होते हैं, यानी छोटी अवधि के लिए हमने कोई तय किए होते हैं जी, उसे हम कर सकते हैं। और एक होते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य, जो कि एक लंबे समय के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, जैसे हम जॉब पाने के लिए जी, या परीक्षाएं पाने के लिए या परीक्षाओं के लिए, या हम एक बहुत बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, हाँ, है ना? तो उसके लिए भी समय की जरूरत होती है। ये लक्ष्य भी बहुत से लोगों का रिटायरमेंट तक आते आते पूरा होता है और बहुत से लोगों का नहीं भी हो पाता है जी। तो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और एक होता है व्यक्तिगत लक्ष्य, है ना, जो खुद के लिए होता है। और जैसा अभी तुमने कहा कि मैंने स्वास्थ्य के लिए सोचा है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे खाने पीने की आदतों में बदलाव आने चाहिए। तो ये व्यक्तिगत लक्ष्य हैं और इसमें आप स्वास्थ्य ले सकती हैं, शिक्षा ले सकती हैं और रिश्ते भी होते हैं कि आपके हमारे रिश्ते कैसे हैं जी, अपने श्रोताओं से हमारे रिश्ते कैसे हैं। कई बार हमारा जो एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य ये भी होता है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सके, पहले से बेहतर बना सके। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम अपने अपनों से बात करने का समय नहीं निकाल पाते, माता पिता बच्चों के साथ खेलने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाते। ऐसे में ये भी एक लक्ष्य की तरह हमें हासिल करना होता है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करके और हमारे रिश्तों में सुधार ला सकें। दूसरा एक बात ये भी है कि हमें आत्म मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी होता है नेहा, कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकतों को ध्यान रखें। हमारे भीतर क्या ताकत है जो हमें कभी डगमगाने नहीं देगी, या हम कहाँ कमजोर होते हैं, जहाँ हम मात खा सकते हैं ना। तो इस तरह की ये जो आत्म मूल्यांकन है ये भी करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की कमजोरी को न परखें, कि दूसरों की कमजोरी का हम फायदा उठाएं। और ये भी एक मूल्यांकन अपना करना चाहिए। और फिलहाल तो मूल्यांकन ये करना है कि समय कह रहा है, एक छोटा सा अंतराल हमें लेना है। जी जी बिल्कुल।
इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं। और नेहा, हमारे श्रोताओं का भी एक लक्ष्य है कि हर कार्यक्रम में अपने विचार हमें लिखकर भेजने हैं। हाँ। और अपने लघुकालिक लक्ष्य मुझे तो इसे लगता है कि ये दीर्घकालिक लक्ष्य है, क्योंकि एक लंबे समय तक हमारे श्रोता लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सार्वजनिक, वो हमेशा ही चुस्त दुरुस्त और व्यस्त किए रखता है। हमारे विकास के पीछे हमारे लक्ष्य ही तो हैं। यदि हम अपने लक्ष्य पर खरा उतरते हैं तो हमारी कोशिशों को एक नया मान सम्मान मिलता है और ये हमारे लिए अपने विकास के नए द्वार को खोलता है और हम अपने अगले लक्ष्य की तरफ अधिक व्यापक और सावधानी से बढ़ते भी हैं। जी। और एक साथी लिख रहे हैं, लक्ष्य निर्धारण आपके भविष्य के बारे में सोचने और आपको अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने के लिए एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण आपके जीवन को दिशा देता है और इस दौरान आपकी उपलब्धियां आपको अधिक प्रेरित और आत्मविश्वासी बनने में मदद करती हैं। जी, हमारी एक श्रोता लिख रहे हैं कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण भारतीय विरासत स्थल आदि कुछ रोचक, प्रेरक और दिलचस्प और मनोरंजक विषयों से सजे आज के सखी सहेली कार्यक्रम में शीर्षक पर बजने वाले गीतों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण हमेशा मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने ऐसी चीजें हासिल की है जिन पर मुझे गर्व है। लक्ष्यों के बिना जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं है अगर लक्ष्य निर्धारण उन चीजों की निरंतर याद जो दिलाता रहता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक लक्ष्य तो उसको निर्धारित करना ही चाहिए। हाँ। और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैंने एक पंक्तियां लिखी थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लक्ष्य की आधे रास्ते पर जाकर कभी ना वापस लौटेंगे हम, वापस आने के लिए भी आधा रास्ता तो पार करना पड़ता है। वो होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम लक्ष्य के आधे रास्ते पर चले गए, वो हमसे नहीं हो रहा है तो हम वापस चलते हैं। वापस कभी ना आए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। बहुत अच्छा लिखा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि लक्ष्य अटल और निश्चित होना चाहिए। हमारे भीतर इतना साहस होना चाहिए कि तमाम झंझावातों के बीच भी लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। यदि लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण इतना अडिग होगा तो हम निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने तैरना चाहिए, ये कभी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। और वहीं एक साथी लिखते हैं, सहज रूप से हम सभी जानते हैं कि प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने और उसे ऊर्जावान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में हम अपने दैनिक अभ्यासों में उनका उपयोग करते हैं। ग्राहकों के साथ काम करते हुए मूल्य आधारित सफलता की पहचान करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। उन्हें सार्थक जीवन बनाने में मदद करते हैं। लक्ष्य हमारी ऊर्जा और ध्यान को कुशलतापूर्वक कार्य करने की ओर निर्देशित करते हैं। हमारी तकनीक में सुधार करने में, विभिन्न कार्यों में हमारा प्रदर्शन बेहतर बनाते हैं। बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और नेहा, इस समय हमारा लक्ष्य क्या है? गीत सुनना। गीत सुनना और गीत सुनवाना। बिल्कुल।
कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, ठहरा तो अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। तो नेहा, अब क्या विचार है आपका? मुझे लगता है अब हमें सांची के स्तूप चलना चाहिए। बिल्कुल, अपनी भारतीय विरासत को हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? और कहते भी हैं कि जो भारतीय विरासत है वो अद्भुत है, अनमोल है, अद्वितीय होती है। और आप तो जानती हैं कि इसका अर्थ होता है, जो भारतीय विरासत का अर्थ है वो ये है कि हम अपने पूर्वजों और अतीत से जो हमें मिलता है वो ये हमारी पहचान का अहम हिस्सा होती है। वो है हमारी भारतीय विरासतें। और देखिए ना, हमारे देश में कितनी जातियों के, धर्म के, पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ विभिन्न संस्कृतियां और परंपराओं का संगम है। लेकिन हम सभी एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करते हैं, है ना? जी। तो इसी में हम आज बात कर रहे हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो बहुत ही एक खूबसूरत विरासत है भारत जी। ये सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित इस जगह पर कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें स्तूप क्रमांक 2 सबसे बड़ा है। इस स्तूप को ये जो स्तूप है, इसे घेरे हुए कई तोरण भी बने हुए हैं। अब यहाँ तोरण हम बता दें कि जिस तरह हम जब हमारे यहाँ शादी होती है या कुछ होता है तो जो फूलों वाले तोरण लगाए जाते हैं वो नहीं, जो एक कह सकते हैं हम डोर की एंट्री होती है, कहते हैं ना, स्वागत के लिए जो द्वार बनाए जाते हैं, उस तरह की रचना होती है जिसे तोरण कहते हैं। जी।
और जो स्तूप क्रमांक 1 है, आपने तो 2 की बात करी, उसके पास कई लघु छोटे छोटे स्तूप भी हैं और उन्हीं के पास एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। तो सांची की जो महान मुख्य स्तूप मूलतः जो है सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में ये बनवाया था। बाद में इसे सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार कर और इसका बड़ा और विशाल बना दिया इसे, और इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। जी, और इस स्तूप के एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस घटना को शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। जी बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जाता है कि द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं, परंतु वहां मिले शिलालेख के अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद में सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। और इसी तरह भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण मानी जाती है। जी, और आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। ये विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या 17 संभवतः प्राचीन बौद्ध मंदिर है, क्योंकि ये आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार, मंडप और 4 स्तंभ है। आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिनसे मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है। वहीं अंदर से और 3 शेष तीनों ओर से समतल और अनलंकृत है। और भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही श्रोताओं सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया था और इस खंडित अवस्था में पहुंच गया था, जिसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे जिन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप को जो है अस्तित्व में लाए और उसको लोगों के सामने वो लाए इस बात को। हाँ, आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें 3 स्तूप और कई मंदिर भी हैं। ये स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोता भी अब कुछ लिख रहे हैं, क्यों ना उनकी भी टिप्पणियां पढ़ ली जाए। हाँ, टिप्पणियां तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन बताइए क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता। भारतीय विरासत स्थल सांची स्तूप ये भारत के मध्य प्रदेश की राज्य की राजधानी भोपाल के समीप बौद्धकालीन अर्धचंद्राकार स्तूप है, जो सम्राट अशोक के काल से ही विश्व प्रसिद्ध है। इसे समय समय पर पुनर्विकसित किया गया है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में चिन्हित ऐतिहासिक धरोहर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सांची का मुख्य आकर्षण महान स्तूप है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची में बनाया गया था और ये पहला स्मारक माना जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इसे बौद्ध वास्तुकला और कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है, जिस मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया। और सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र द्वारा विशाल और खूब बड़ा बनवा दिया गया था। तो अब क्यों ना एक अंतराल ले लिया जाए। बिल्कुल लेते हैं। तो इस अंतराल के बाद अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी सखियों और सखाओं का। और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं नेहा?
हमारे एक साथी लिखते हैं, सांची स्तूप एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये जिला मुख्यालय रायसेन शहर से लगभग 23 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। ये बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3। माना जाता है कि स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष हैं, स्तूप 2 में कम प्रसिद्ध अरहतों के अवशेष हैं और स्तूप 3 में सारीपुत और महामौगलायन के अवशेष हैं। और अब समय किस चीज का है? अब समय है एक गीत का। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यार, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। जल चुके हैं बदन कई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, हो सुख मेरा ले ले, मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए, हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। होने तेरे जो ये जुल्मी है, पथ तेरे गाँव के, पलकों से चुन डालूंगी मैं, कांटे तेरे पाँव के, ओ लट बिखराए चुनरिया बिछाए, बैठी हूँ मैं तेरे लिए, हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे हों अखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया। अपनी तो जब अखियों से बह चली धार सी, खिल पड़ी वही एक हंसी, पिया तेरे प्यार की, हो मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, किस लिए हो, आजा पिया। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया।
बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। मीना कुमारी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। इस हफ्ते आपसे मुखातिब होंगे युवा लेखक और निर्देशक अमित मसूदकर। गुरुदत्त साहब जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर थे। इनकी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो आपने ज़रूर देखी होंगी, मगर प्यासा जो फिल्म है उससे बढ़िया फिल्म मैंने तो नहीं देखी है। इस फिल्म का एक गाना है साहिर का लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनिए। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। याद रखिए 11 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर विशेष जयमाला। तो मंदाकिनी जी, मैंने नोटिस किया कि कोई भी गीत चलता है तो आप भी साथ साथ गुनगुनाती हैं। बिल्कुल सही कहा, ये मेरी आदत में शामिल है और साथ किसे अच्छा नहीं लगता है ना। तो गीतों का साथ भी तो उतना ही अच्छा लगता है जितना अभी मुझे आपका साथ लग रहा है और मुझे आपका और हम दोनों को हमारी सखियों और सखाओं का। साथ शब्द ही ऐसा है। साथ शब्द का अर्थ है संग, साथी, संगी या संगत। ये शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना मंदाकिनी जी? बिल्कुल। जीवन में हमें कई प्रकार के साथ मिलते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाते हैं। जैसे जीवन साथी का साथ है ना, तो जीवन साथी का साथ हमें सुख दुख में साथ देता है और वे हमारे जीवन के साथी होते हैं, हमारे साथ हर पल बिताते हैं। उनका साथ हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। वाह वाह। छाया हो दिन हो
तो नेहा, गीत मंजरी में आज बात चल रही है साथ की, खूबसूरत साथ की। और देखिए, ऐसा ही साथ हमें मिलता है हमारे सहकर्मियों का। हाँ, बिल्कुल। तो सहकर्मियों का साथ काम में सहयोग देता है और वो हमारे काम के साथी होते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और उनका साथ हमें काम में सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है और हमें अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसी के साथ सहपाठियों का साथ भी होता है। बिल्कुल। वे हमारे पढ़ाई के साथी होते हैं और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। उनका साथ हमें पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम अपनी कक्षा मिस कर जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से या कुछ, तो ऐसे में हमारे जो सहपाठी होते हैं वो हमारी काफी मदद करते हैं। ऐसे समय में उनका साथ ही तो खास होता है। हाँ। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे, साथी वही है नेक। नजरों की जुबान, साथ हो तुम और रात जवां। चलने लगा हसरतों का जहां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, साथ हो तुम और रात जवां। हम इस राह में मिले इस तरह के अब उम्र भर न होंगे जुदा। मेरे साथ दिल की आवाज तुम, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना। आओ चले हम जहां प्यार से वो गले मिल रहे हैं ज़मीन आसमां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है बोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम और रात जवां। तो अब हम उसके साथ की बात करेंगे जो हमें आध्यात्मिक शक्ति देता है।
यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का साथ। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईश्वर का साथ, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका साथ हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल नेहा, अगर उस सर्वशक्तिमान का साथ मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, है ना। सबसे बड़ा साथ जिंदगी का। और एक साथ होता है हमारे अपनों का, रिश्तेदारों का, है ना। बहुत जरूरी होता है। अपनों का साथ परिवार को मजबूत बनाता है। हमारे अपने हमारे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और हमारे साथ मिलकर परिवार को मजबूत बनाते हैं। और इनका साथ हमें परिवार में प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है और हमें परिवार में एकता और सौहार्द को बढ़ाने में भी मदद करता है। अपनों का साथ और रिश्तेदारों का साथ। तो साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। तेरा साथ है
नेहा। तो ये जो साथ की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों का साथ भी जीवन को आनंदमय बनाता है। बिना दोस्तों के तो हम जिंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्त हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें जीवन में आनंद और सुख प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनका साथ चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, दोस्त होना बहुत जरूरी है और अगर सच्चे दोस्त हमें मिल जाएं, है ना, एक भी सच्चा दोस्त आपसे जुड़ जाए तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है। और ऐसा ही एक खूबसूरत साथ होता है नेहा, पालतू पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का, है ना। बिल्कुल, जो हमें प्रेम और वफादारी का सबक सिखाते हैं। जो पालतू पशु पक्षी है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमें प्रेम और वफादारी की भावना तो सिखाते ही हैं, साथ ही हमें जीवन में प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं और जीवन में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने की बात भी सिखाते हैं। जी, जब कभी हम घर पे अकेले होते हैं, समझ लीजिए हमारे पास पालतू कुत्ता है या बिल्ली है, तो जब हम कभी भी है। कोई भी तो जब हम घर पर अकेले होते हैं, इनका साथ हमें वो महसूस ही नहीं होने देता कि हम महसूस ही नहीं होता है। और दुख की तो भूल ही जाए, चिंता और दुख को तो भूल ही जाइए। जब इनका साथ है तो फिर कोई कमी नहीं है। कमी नहीं। और आपने अगर इनको थोड़ा सा प्यार दे दिया तो ये आपको 100 गुना बदले में प्यार देते हैं जी, और जिसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि इंसानों से हमें उतना नहीं मिल पाता जितना इन पशु पक्षियों से मिल जाता है। जी, ये सच में बहुत वफादार होते हैं। लेकिन जीवन में सभी का साथ जरूरी है, प्रकृति का साथ भी जरूरी है। हम पेड़ पौधों की बात करें तो वो भी तो हमें कितना कुछ देते हैं। अगर हमारी जिंदगी में पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? बहुत ही खंडहर जीवन होता और शायद जीवन ही ना होता है ना, नहीं होता। तो इसलिए ये जितना भी ब्रह्मांड में सब कुछ, जितना भी कुछ है, वो उन सभी का साथ हमें चाहिए अपने लिए और हमें अपनी वफादारी का नमूना पेश करना चाहिए। और एक वफादारी क्या करनी चाहिए हमें कि हमें अपने अंगों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, सर्दी के इस खास मौसम में। हाँ, होठों की देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी भाई, इसे लेकर हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे श्रोता तो लिख रहे हैं कि अगर अपने होठों को आप स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे उन्होंने घरेलू टिप्स दे दिए हैं। नारियल के तेल में शहद मिलाइए, नारियल तेल मिलाइए, उन्हें होठों पर लगाइए। गुलाब जल, ग्लिसरीन और इनको मिलाकर होठों पर लगाइए। चीनी और नारियल तेल को मिलाकर होठों पर लगाइए। आंवला जूस और शहद, इनको मिलाकर वो कहते हैं कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है। दही और शहद को मिलाकर भी आप होठों पर लगा सकते हैं। पानी और नींबू, इन्हें भी आप होठों पर लगाएं तो आपके जो होठ हैं, वो जो कालास है होठों की, वो साफ हो जाती है। ग्रीन टी और शहद, ये भी मिलाकर अगर होठों को आप लगाते हैं तो आपके होठ खूबसूरत हो जाते हैं। और एक बात जो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जब भी आप मेकअप करते हैं या कोई भी सौंदर्य साधने वाली कोई भी वस्तु का इस्तेमाल जब आप अपने होठों पर करते हैं, चाहे लिप ग्लॉस हो, लिपस्टिक हो, लिप लाइनर हो, ध्यान ये रखें कि आप अच्छी कंपनी का उत्पाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल, अगर आप लोकल ब्रांड लेकर आती हैं तो उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं और आगे चलकर कई बार जो है स्किन का जो कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जी, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जहाँ तक घरेलू जो साधन बताए जाते हैं उनका इस्तेमाल करें। वो अब कभी भी हमें दुष्परिणाम नहीं देते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जी, एक साथी लिखते हैं, अपने होठों को जलन से बचाने के लिए सप्ताह में एक बार से ज्यादा एक्सफोलिएट ना करें। हम यहाँ पे श्रोताओं को बता दें, एक्सफोलिएट यानी कि जैसे हम कहते हैं होठों की सफाई के लिए जब हम चीनी या शहद मिलाकर होठों की सफाई करते हैं तो ये जो सूखी हुई पपड़ी निकल आना या इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो शक्कर से उसकी हल्की सी स्क्रबिंग होने से सूखी स्किन निकल जाती है और शहद से होठों को नमी मिलती है। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इसे एक बार से ज्यादा ना करें, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इस तरह वो लिखते हैं कि होठों को हाइड्रेटेड कर रखें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ध्यान दें कि ये कदम सिर्फ मॉइस्चराइज करने या लिप बाम लगाने से अलग है। अंदर से बाहर तक हाइड्रेट करना आपके होठों को और आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और महसूस करने का एक आसान तरीका है। बिल्कुल सही कहा, यानी कि आप पानी पीते रहिए, आपके भीतर जितना पानी जाएगा आपके होठ भी उतने ही नम रहेंगे, बजाय कि इसके आप होठों को रगड़ना शुरू कर दें, है ना, स्क्रबिंग करना शुरू कर दें, तो होठों की पपड़ी आप निकाल भले लेंगे लेकिन आपके होठ और खुरदरे हो जाएंगे, खून भी निकल सकता है होठों से। कई लोगों को होठ चबाने की आदत होती है, तो जी, उससे हमें बचना चाहिए।
एक श्रोता लिख रहे हैं कि होठों को मुलायम और गुलाबी बनाना इस मौसम में बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड रखिए। होठों को सूखने से बचाने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और होठों को अंदर से हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। आप चुकंदर का रस पी सकते हैं, चुकंदर के रस को होठों पर लगा सकते हैं और उन्हें प्राकृतिक तरीके से गुलाबी कर सकते हैं। रात को होठों पर लगाकर छोड़ दें और सुबह इसको धो लें। सनस्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। धूम्रपान से आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे भी होठों का रंग काला पड़ जाता है। और अच्छा आहार लें जिसमें विटामिन सी और ई युक्त फल हो, सब्जियों का सेवन हो, संतरा, नींबू, गाजर। ये होठों को अंदर से मतलब भीतर से शक्तिमान बनाता है और नमी युक्त बनाता है। एक श्रोता लिखते हैं, होठों पर एक बार ही दूध की मलाई लगा लेने से 8-10 दिन तक होठ फटेंगे नहीं, नरम भी रहेंगे। ये मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। जी हाँ। और इसके अलावा एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मक्खन भी लगाया जाता है। मक्खन भी होठों पर मलने से होठ बिल्कुल नरम रहते हैं। जी देखिए, बात है कि हमने किया, हमें तो लगता है हमारी दादी नानी ने उस जमाने से बता रखा है कि होठों पर बेटा मलाई लगा लो, होठों पर थोड़ा सा मक्खन लगा लो, तो आपके होठ अच्छे हो जाएंगे। तो अब क्या अच्छा होगा, ये गीत सुनवाना? अब तो हमारे समय हो चला है, तो अब हमें श्रोताओं से विदा लेनी होगी। हम मिलेंगे श्रोताओं से रोजाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आगे भी मिलेंगे। तो चलिए क्यों ना अब हम अपने श्रोताओं से इजाजत ले लें। तो मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई और मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।